जबलपुर नामक गांव में एक गरीब कुम्हार रहता था जिसका नाम जीतू था। एक दिन वो अपने आंगन में मिट्टी के बर्तन बना रहा था। तभी मुझे तो भूख लग गई, खाना लगा देना। बस थोड़े ही बर्तन बचे हैं बनाने के लिए। उसके बाद भोजन करके बाजार चला जाऊंगा इसे बेचने। भैया, घर में एक भी दाना अनाज नहीं बचा। मैं खाना कैसे बनाती? माँ भी सुबह से भूखी है। माँ ने सुबह से कुछ नहीं खाया और तुम मुझे अभी बता रही हो? पहले बताती तो मैं अनाज का इंतजाम दिन में ही कर देता। माँ ने ही कहा था कि मैं आपको कुछ ना बताऊं। आप दिन रात इतनी कड़ी मेहनत करके अकेले परेशान होते हैं, इसलिए माँ नहीं चाहती थी कि आपको ये बात पता चले और आप और ज्यादा परेशान हो। इसमें परेशानी की क्या बात है? कमला, तुम दोनों मेरी जिम्मेदारी हो। तुम्हें खुश रखना मेरा फर्ज है। पर देखो ना, मेरी फूटी किस्मत के वजह से मैं तुम दोनों को सुखी नहीं रख पा रहा। ये सुनते ही माँ धीमे कदमों से आंगन में आकर जीतू को समझाती हैं। बेटा, तू ऐसा क्यों कह रहा है? हम दोनों बहुत खुश हैं। तू फालतू में इतना सोच रहा है। मां, तू बाहर क्यों आई? कमरे में जाकर आराम कर। तेरी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं रहती है। मैं रतन के पास जा रहा हूं। वो ब्याज में लोगों को पैसे देता है। मैं उससे उधार लेकर अनाज ले आऊंगा आज। भैया, वो रतन तो बहुत ज्यादा ब्याज लेता है। कहने को तो हमारा पड़ोसी है, पर हमें वो दुगने ब्याज में उधार देगा। वो लालची इंसान है। तू उसकी चिंता मत कर, वो सब मैं देख लूंगा। तू बस अपना और मां का ध्यान रख। मैं अभी आता हूं। जीतू फौरन रतन के घर ब्याज पे पैसे लेने चला जाने लगा। रतन का घर तो बंद है। लगता है वो गांव से बाहर गया होगा। अब मैं क्या करूं? मेरा तो काम भी तंग चल रहा। घर में अनाज कैसे लेकर जाऊं? कमला और मां तो आस लगाए बैठी होगी। फिर जीतू निराश होकर मंदिर चला जाता है और दरवाजे पर दुखी बैठा रहता है। क्या बात है जीतू, इतने मायूस होकर क्यों बैठे हो? घर में सब ठीक तो है ना? अब क्या ही बताऊं आपको पुजारी जी। मैं तो अपनी किस्मत का मारा हूं। अपने नसीब से थक हार कर प्रभु के शरण में थोड़ी देर बैठने आ गया। जो बुरा वक्त देखेगा उसे ही वो मिलेगा। वो पुजारी जी, आप किसकी बात कर रहे हैं? वो कौन है? मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसे कुदरत ने किसी खास इंसान के लिए बनाया है। तुम इतना मत सोचो जीतू। वक्त और हालात तुम्हें खुद ब खुद उस तक पहुंचा देगी। तब तक हिम्मत बनाए रख। मुझे तो अब मेरे वक्त और हालात पर भरोसा ही नहीं रहा। मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं, पर सच बताओ तो मैं अपनी जिंदगी के उलझन में ऐसे फंसा हूं कि कुछ और सोचने की जिज्ञासा ही नहीं होती। मुझे पता है जीतू, तुम्हें अभी मेरी बातों पे यकीन नहीं होगा, पर एक दिन आएगा जब ऊपर वाला तुम्हें रहस्यों के रास्ते दिखाएगा। पुजारी जी, मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं। मैं अपने किस्मत से हार मान चुका हूं। समझ नहीं आ रहा अपनी माँ और बहन को कैसे खुश रखूं। मेरी माँ सुबह से भूखी है और घर में अनाज का एक दाना भी नहीं। रो मत जीतू, मंदिर के भंडारे में बहुत सारा अनाज पड़ा है, तुम उसमें से ले लो। नहीं नहीं, मैं मंदिर का अनाज कैसे ले सकता हूं? यह तो जरूरतमंदों के लिए है ना, जो काम करने में समर्थ है, लाचार बेसहारा है। मंदिर के अनाज में उन्हीं का हक होना चाहिए।
मंदिर के अनाज में पूरे गांव का बराबर हक है। ऊपर वाला कभी नहीं चाहता कि कोई खुद को भूखा रखकर उसके दर पे चढ़ावा चढ़ाए। इसलिए जिद ना करो और भंडारे का अनाज ले लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पुजारी जी। आपने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये कोई आसान नहीं, यह तो उसका फरमान था जो मैंने पूरा किया। जीतू, तुम मुझे 4 दिन बाद जब गांव में पूर्णमासी के रोज मेला लगेगा तब नदी के किनारे मिलना। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या पुजारी जी, आप मुझे क्या बताना चाहते हैं? और उसी दिन ही क्यों? आज क्यों नहीं? हर चीज का अपना एक सही समय होता है। कुछ बातें वक्त के ऊपर छोड़कर भी बेफिक्र हो जाना चाहिए। आपने ऐसी बातें करके मेरा मन व्याकुल कर दिया। वो बात जानने की जिज्ञासा बढ़ने लगी। ठीक है, मैं नदी किनारे समय पे पहुंच जाऊंगा। इतना बोलकर जीतू अनाज लिए अपने घर चला गया। रात के समय सब भोजन करके सो जाते हैं। तब जीतू सपने में देखता है कि यह मैं कहाँ आ गया हूं? चारों तरफ अंधेरा और घना जंगल। मैं यहां अकेला। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जीतू सपने में एक घने जंगल में फंस गया था। उसे समझ नहीं आता कि ये हकीकत है या फिर भ्रम। वो जंगल में सीधे चलता ही जाता है। तभी उसे एक तेज रोशनी दिखाई देती है। और ये तेज रोशनी किस चीज की आ रही? वहां जरूर कुछ है। मुझे करीब जाकर देखना चाहिए। जीतू जैसे ही उस रोशनी के करीब जाने की कोशिश करता है, उसकी नींद खुल जाती है। और सपना टूट जाता है। ये कितना अजीब सपना था। वो अद्भुत रोशनी पता नहीं किस चीज की थी। आज से पहले तो मुझे इतना अजीब सपना नहीं आया। ऐसा लग रहा था मानो जैसे ये सपना नहीं, मैं सच में उस जंगल में घूम रहा हूं। पसीने से तरबतर जीतू सपने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसकी बहन कमला वहां आकर उससे कहती है, अरे भैया क्या हो गया? इतने चिंतित क्यों लग रहे हो आप? बोर हो गई। आज आप इतनी देर तक सोए रहे। आप तो सुबह सुबह उठ जाते थे। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। क्या कह रही हो? भोर हो गई? मुझे तो लगा अभी भी आधी रात हो रही है, इसलिए मैं उठ ना सका। कोई बात नहीं भैया, लगता है आपको भ्रम हुआ होगा। आप इतने परेशान रहते हो हमें लेकर। आपके दिमाग में और भी बहुत कुछ चलता रहता है, इसलिए आपको कोई बुरा सपना आ गया होगा। कमला माँ की तबीयत कैसी है? उन्होंने खाना खाया या नहीं? भैया मैं आपको यही बताने आ रही थी कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है। उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और उनकी दवाइयाँ भी खत्म हो गई हैं। आप उनकी दवाइयाँ ला दीजिए ना। मैं आज कैसे भी करके पैसों का इंतजाम कर लूंगा। इतना बोलकर जीतू फिर से रतन के घर चला जाता है। इस बार रतन घर पर ही था। वो अपने घर के आंगन में बैठकर पैसों का हिसाब ही कर रहा था। तभी जीतू, सुबह सुबह तू मेरे घर पर क्या कर रहा है? रतन, मैं तुमसे कुछ पैसे ब्याज में लेने आया हूं। मुझे थोड़ा उधार दे दो।
मैं तुम्हें जल्दी लौटा दूंगा। ऐसे बोलने से उधार नहीं मिलता। तुझे कुछ गिरवी रखना होगा, तभी मैं तुझे उधार दे पाऊंगा। मुझे भी तो तसल्ली हो कि तू मेरे पैसे लेकर भागेगा नहीं। भरोसा रखो रतन, मैं बिना मेहनत का 1 रुपया भी खाना हराम समझता हूं। मैं तुम्हारे पैसे लेकर कहीं नहीं भागूंगा। मैं तो ये पैसे अपनी मां की दवाइयों के लिए मांग रहा हूं। बात भरोसे की नहीं। देखो, मेरी कमाई अच्छी नहीं चल रही है। जब तक मेरा काम अच्छा ना चले तब तक मुझे उधार से ही काम चलाना होगा। अगर मैं लोगों का दुख सुनकर पैसे देने लगा तो मेरा तो कारोबार ही डूब जाएगा। मेरे धंधे का एक उसूल है, कुछ गिरवी रख, तभी मैं तुझे ब्याज में पैसे दे पाऊंगा। अगर मैं लोगों का दुख सुनकर पैसे देने लगा तो मेरा तो कारोबार ही डूब जाएगा। मेरे धंधे का एक उसूल है, कुछ गिरवी रख, तभी मैं तुझे ब्याज में पैसे दे पाऊंगा। ठीक है, मैं खुद को गिरवी रखता हूं। जब तक मैं तुम्हारा उधार नहीं चुका देता, मैं तुम्हारा नौकर बनकर रहूंगा। ये अच्छा सुझाव दिया तूने। तो आज से तू मेरे लिए काम करेगा जब तक तू मेरे ब्याज ना चुका दे। अब से तू अपनी मिट्टी के बर्तन बेचकर जितना भी कमाएगा उसका मुनाफा मेरे हाथ में देना। मैं उसमें से अपना ब्याज काटकर तुझे तेरी रकम दूंगा। मुझे मंजूर है। रतन जीतू की मजबूरी का फायदा उठाकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। जीतू मुंह लटका है उससे उधार लेकर दवाइयां खरीदने जाने लगा। तभी रास्ते में मुखिया जी उसे रोककर बताते हैं, जीतू, तुझे पता है आजकल गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होना शुरू हो गया। कैसी घटनाएं मुखिया जी? जंगल से अजीब अजीब आवाज आ रही है। मेरा नौकर जंगल के रास्ते से शहर से दूध लेकर आ रहा था। उसने वहां भयंकर आवाज सुनी और दूध वही गिराकर भाग आया। उसी ने मुझे ये सब बताया। मुखिया जी, मुझे तो लगता है आपके साथ कोई मजाक कर रहा होगा। हो सकता है आपके नौकर ने दूध किसी को बेच दिया हो और वो आपसे झूठ बोल रहा है। नहीं नहीं, वो बिल्कुल सच कह रहा था। उसके बताते ही मैं भी जंगल गया था। इतनी भयंकर आवाज थी कि मेरा रूह कांप गया। मुझे तो लगता है अब रात में गांव वालों का घर से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं। हे भगवान, ना जाने हमारे गांव को किसकी नजर लग गई। ये कौन सी नई मुसीबत हमारे गांव आन पड़ी। मुखिया जी, आप ये बात गांव में सभी को बता दीजिए ताकि वो लोग रात में घर से बाहर ना निकले। तू सही कह रहा। मैं जा रहा हूं सबको चौकन न करने। तू भी अपने घर वालों को सावधान कर देना और तू भी अपना ध्यान रखना। मुखिया जी की जाते ही जीतू फौरन अपने घर भागते हुए गया और डरते हुए अपनी माँ को बताता है, माँ, अब से तू और कमला रात में जंगल के आसपास भी मत भटकना। तुम्हें भी जंगल से अजीब अजीब आवाजें आने वाली बात पता चल गई है ना? माँ, तुझे ये बात कैसे पता चली? और अगर तुझे ये बात पता थी तो मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे ये बात अभी अभी पता चली। आस पड़ोस के लोग इस बारे में चर्चा कर रहे थे। गांव में सभी डरे हुए हैं। ना जाने अचानक क्या शामत आ गई है गांव में। चल ठीक है माँ, तू इस बारे में ज्यादा सोचकर अपनी तबीयत मत खराब कर। जो होगा देखा जाएगा। उस रात के बाद से गांव में हर रात जंगल से वो खौफनाक आवाज आने लगती है। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस रात जीतू को पुजारी ने नदी किनारे बुलाया था। जीतू उस रात नदी के किनारे जाकर पुजारी का इंतजार करता।
थोड़ी देर में पुजारी आकर जीतू से कहता, आ गए जीतू तुम। मुझे तो लगा तुम नहीं आओगे, तुम्हें मेरी बातें याद नहीं रहेंगी। मैं तो उस दिन से ही आज की रात का इंतजार करने लगा था। बताइए, आप क्या बताना चाहते थे? अब मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। प्रकृति खुद ब खुद तुम्हारे साथ अपनी चाल चलने लगी है। धीरे धीरे अब तुम्हें सब खुद ही पता चल जाएगा। प्रकृति मेरे साथ कौन सा खेल खेल रही? मेरे साथ ऐसा तो कुछ नहीं हुआ अभी तक जिससे मुझे ऐसा लगे कि प्रकृति मेरे साथ कोई चाल चल रही हो। ठीक से ज्ञात कर समय का पहिया घूम चुका है। ऊपर वाला तुम्हें कोई संकेत देना चाह रहा है। हाँ, इन दिनों में मुझे रात में अजीब अजीब सपने आने लगे। समझ ही नहीं आता वो सपना है या हकीकत। पर उन सपनों से क्या लेना देना, वो तो बस एक सपना है। जीतू, तुम मुझे बता सकते हो तुम्हें किस तरह का सपना आ रहा है? सपने में मैं एक घने जंगल में फंसा होता हूँ और एक अद्भुत रोशनी मुझे अपनी ओर खींचने की कोशिश करती, पर जैसे ही मैं उसके करीब जाता हूँ सपना टूट जाता है। अभी तक मुझे पता नहीं चला वो रोशनी किस चीज की थी। मुझे तुम्हें जो बताना था वो भगवान सपने के जरिए तुम्हें खुद ही बता रहे हैं। अब मुझे कुछ भी बताकर उसकी लीला रोकने की अनुमति नहीं है। पर ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? कहीं मैंने ऊपर वालों को नाराज तो ना कर दिया? नहीं नहीं, इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा है जो तेरे भाग्य बनाएगा। तेरी किस्मत तुझे जल्द ही उस रहस्य के पास पहुंचा देगी। पुजारी की बातें जीतू के समझ से बाहर थी। जीतू उनकी बातें सुनकर चुपचाप घर चला जाता। अगली सुबह उसने अपनी मिट्टी के बर्तन वाला काम शुरू कर दिया। जीतू, आज से तू काम में कोई काम चोरी मत करना। तेरे बर्तन ज्यादा बिक नहीं रहे हैं, इस वजह से मुझे भी बहुत नुकसान हो रहा। आज से तू ज्यादा बर्तन बनाना और तुरंत उसे बाजार में बेच आना। मैं जितने भी बर्तन बनाता हूँ उससे जो भी मुनाफा आता है आधा से ज्यादा तो तुम रख ही लेते हो। फिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि तुम्हारा नुकसान हो रहा? मुझसे ज्यादा जुबान मत लड़ा। भूल गया तू मेरा गुलाम है। मैं जो कहूंगा तू वो करेगा। इतने से पैसे में मेरा कुछ नहीं होने वाला। मुझे और मुनाफा चाहिए। सच कहते थे लोग, तुम बहुत लालची हो। उधार देते वक्त तुम सबको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर उन्हें अपनी जाल में फंस लेते हो, और जब तुम्हारा ब्याज लेने का समय आता है तो तुम किसी के बारे में एक ना सोचते हो। तुम ये सब कहकर बच नहीं पाओगे। अब तो तुम्हें मेरे लिए ही काम करना है। तुमने मेरी जिंदगी जहन्नम बना डाली। मैं दिन रात तुम्हारे लिए लगातार काम करता हूं, एक पल का भी आराम नहीं लेता। फिर भी तुम मुझे इतना रकम नहीं देते हो कि मैं घर में एक वक्त का रोटी भी सही से ला सकूं। ये सब तुझे उधार लेने से पहले सोचना चाहिए था। चल अब झूठा रोना बंद कर और काम कर। मैं जा रहा हूं आराम करने। रतन के जाते ही जीतू दुखी होकर मन में सोचने लगा, ये जीना भी कोई जीना है? इससे अच्छा तो मैं अपनी जान दे दूं। अपने परिवार को तो मैं सुख नहीं दे पा रहा हूं। मैंने सोच लिया, आज रात ही मैं सब कुछ त्याग कर भगवान के पास चला जाऊंगा। इतना सोचकर जीतू कमला को आंगन में बुलाने लगता है। कमला, ओ कमला, मेरी प्यारी बहना, आंगन में आओ, मुझे कुछ कहना है। हाँ भैया, कहिए, क्या कहना था?
कुछ नहीं, बस इतना बोलना था कि मेरे बाद तू माँ और अपना ध्यान रखना। ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरे मन ने कहा तुझे ये सब कहने को, और जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए बोल रहा हूं। भैया ये सब फालतू बात मत कीजिए, मुझे घर में बहुत काम है, मैं जा रही हूँ। अभी आप आकर भोजन कर लीजिए, खाना बन चुका है। जीतू की बातों को मजाक समझकर कमला घर के अंदर चली जाती है। फिर रात में सबके सोने के बाद जीतू अपनी जान देने जंगल चला गया। ये जंगल तो बिल्कुल मेरे सपने के जैसा है। यहाँ से तरह तरह की आवाज सुनाई देती थी, पर मुझे तो ऐसा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा और ना ही डर महसूस हो रहा है। ये सब सोचकर जीतू जंगल के अंदर चलता ही जाता है। तभी वो किसी चीज से टकराकर नीचे गिर जाता है। ये कितना विचित्र पत्थर है, इसके नीचे से ये रोशनी कैसी आ रही है? इसे हटाकर देखता हूँ। जीतू जैसे ही उस पत्थर को हटाता है, एक तेज रोशनी प्रकाशित हो जाती है और एक चमत्कारी मोती उसके सामने प्रकट हो जाती है। ये तो बिल्कुल वही रोशनी है जो मैं सपने में देखता हूँ। ये मोती कितनी बड़ी है। मोती हवा में उड़ते ही बोलती है, मैं एक चमत्कारी मोती हूँ, मुझे खास यहाँ तुम्हारे लिए ही भेजा गया है। ऐ चमत्कारी मोती, आपके कहने का क्या मतलब है? कहीं मैं फिर से सपना तो नहीं देख रहा? नहीं जीतू, ये कोई सपना नहीं है, और तुम जो कुछ भी सपना देख रहे थे वो सब एक कुदरती संकेत था। मैं लोगों की इच्छाएं पूरी करती हूँ। इस धरती लोक पर मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी करने आई हूँ। अच्छा, तो पुजारी जी इस बारे में बात कर रहे थे। मुझसे तेरा भाग्य जुड़ा है, अभी बहुत से राज खुलेंगे। तू एक बहुत बड़े रहस्य से अनजान है। क्या अभी और भी रहस्यों का खुलासा होना बाकी है? मैं तो एक मामूली इंसान हूँ, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। मेरी जिंदगी पल भर में इतनी असामान्य हो गई। मासूम इंसान, अभी तुझे मेरी असली पहचान कहाँ पता चली? अभी तो बहुत सारी असामान्य बातें सामने आनी बाकी हैं। चल अब अपनी इच्छाएं बता। अभी मेरी कोई इच्छा नहीं है। जब भी मुझे ऐसा लगता कि मुझे कोई इच्छा मांगनी चाहिए, मैं तुमसे इच्छा मांग लूंगा। ठीक है, तब तक के लिए मैं तेरे साथ रहूंगी, जब तक मेरा लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता। इस धरती लोक को नहीं छोड़ सकती। जीतू उस चमत्कारी मोती को अपने साथ लेकर घर चला जाता है। फिर अगली सुबह कमला जीतू के पास आकर उसे बताती है, भैया माँ की खांसी तो बढ़ती जा रही है, अब तो दवाइयाँ भी काम नहीं आ रही, माँ के पैरों का दर्द भी बढ़ चुका है। हाँ, पैसों की कमी होने के कारण मैं माँ का इलाज ठीक से ना करा सका, पर तू फिक्र मत कर, अब सब ठीक हो जाएगा। कोई लॉटरी लगी है क्या भैया, या काम में ज्यादा मुनाफा हुआ? बस ये समझ ले मेरी प्यारी बहना, भगवान ने हमारे लिए एक नया दरवाजा खोल दिया। उस दरवाजे के अंदर सिर्फ खुशियां ही खुशियां भरी है। अब तू माँ के पास जा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। कमला के जाते ही जीतू थैले से वो चमत्कारी मोती निकालकर अपनी पहली इच्छा मांगता है। ऐ चमत्कारी मोती, अपने जादू का कमाल दिखा, मेरी माँ को पहले की तरह तंदुरुस्त कर दे, उसकी सारी बीमारियां दूर कर दे। जीतू की इच्छा सुनते ही वो मोती हवा में एक तेज रोशनी के साथ उड़ जाती है। ए नेक मनुष्य, तेरी इच्छा पूरी हुई। तेरी माँ की सारी मुसीबतें, दुख, बीमारियां दूर हो गई। तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दिक्कत खत्म कर दिया।
तुम सच में एक चमत्कारी मोती हो, ऊपर वाले का वरदान बनकर मेरी जिंदगी में आई हो। तू एक साफ दिल का मनुष्य है। तूने इच्छा मांगी भी तो अपनी माँ के लिए। तू चाहता तो मुझसे पैसे, सोने, चांदी कुछ भी मांग सकता था, पर तूने ऐसा नहीं किया। ये सब संसारिक मोहमाया का मोहन नहीं मुझे। असली दौलत तो परिवार है, और मेरी माँ मेरे लिए बहुत कीमती है। अच्छा, अब तो मुझे बता दो, आखिर और कौन सा राज सामने आना बाकी रह गया? थोड़ा धैर्य रख, मैंने कहा था ना, वो दिन बहुत करीब आ रहा है जिस दिन तुझे सब कुछ पता चलेगा। ठीक है, अब मैं मिट्टी के बर्तन बनाने जा रहा हूँ। उस रतन का कर्ज भी पूरा करना है। मुझे पता है उसने तेरी मजबूरी का फायदा उठाकर तुझे अपना गुलाम बना लिया है ना? हाँ, मैं जल्दी जल्दी काम करके उसका सारा कर्ज उतार दूंगा। तुझे क्या लग रहा है वो इतनी आसानी से तुझे जाने देगा? नहीं, वो लालच और घृणा से भरा हुआ मनुष्य है। तो जितना उसे पैसा देगा वो इतना ही तेरा खून चूसेगा। वो भी सुधरने वाला नहीं है। तो अब मैं क्या करूं? कैसे उसके चंगुल से बचूं? तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उसका कर्म ही उसे अंजाम तक पहुंचाएगा। उसने ऐसा फरेब सिर्फ तेरे साथ ही नहीं बल्कि बहुत से लोगों के साथ किया है। गरीबों का दिल का दर्द उसके सर पे पहाड़ बनकर गिरेगा। मोती की भविष्यवाणी सुनकर जीतू के होश उड़ जाते हैं। वो चमत्कारी मोती कहाँ गायब हो गई? कहीं वो वापस अपनी दुनिया तो नहीं चली गई? हे प्रभु, मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। मैंने जाने अनजाने कहीं उस मोती का गलत इस्तेमाल करने का तो नहीं सोच लिया? जीतू पूरे दिन बर्तन बनाते हुए उस मोती के बारे में सोचता। मोती का ऐसे अचानक गायब होना और वापस न आना जीतू के मन को खटक रहा था। फिर वो एक दिन पुजारी के पास जाकर पूछ ही लेता है। पुजारी जी, अनर्थ हो गया। मेरी खास चीज अचानक मेरी नजरों के सामने से गायब हो गई और मुझे पता भी नहीं वो कहाँ है। तुम उस चमत्कारी मोती के बारे में बात कर रहे हो ना? हाँ, आपको तो सब पता है। कृपया इस दुविधा को सुलझाइए। फिक्र मत करो, वो मोती कहीं नहीं गई। उसके मालिक तुम हो। जब तक उसका लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी। वो मोती रहस्य के सफर में गई है। उसके वापस आते ही सारे राज सामने आ जाएंगे। आपको पता है कितने दिनों में वो चमत्कारी मोती वापस आएगी? यह तो कोई नहीं जानता। वो अद्भुत मोती रहस्य के सफर में कब तक रहेगी, यह तो केवल वही जानती है। पुजारी जी, आपको इन सब रहस्यों का कैसे पता चला? क्या आप भी किसी राज से जुड़े हुए हो? बताऊंगा, सब बताऊंगा। पहले तकदीर को अपना खेल खेलने दो, उसके बाद तो सारे पत्ते खुलेंगे, सारे रहस्य बाहर निकलेंगे, सबकी असली पहचान सामने आएगी। ठीक है पुजारी जी, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। आपकी पहेलियां सुनकर मेरे मन की बेचैनी और भी बढ़ने लगी। रहस्यों के बारे में आधी बात जानकर जीतू का मन बेचैन हो गया। वो गहरी सोच में डूबकर अपने घर की ओर जा रहा था। तभी मुखिया उसे रोक लेते हैं। क्या हो गया जीतू? बड़ी गहरी सोच में चले जा रहे हो। कोई परेशानी है क्या? ऊपर वाले के दया से सब कुशल मंगल है। मैं बस कुछ सोच रहा था। आप बताइए, कुछ कहना चाह रहे थे क्या? मुझे बताना था कि अब जंगल से आवाजें आने बंद हो गए। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा आखिर चल क्या रहा है। अचानक जंगल से तरह तरह की आवाजें आने लगी थी और अब वो खुद ही बंद हो गए। ये सुनकर जीतू मन में सोचता है, ये जरूर उस जादुई मोती का कमाल होगा। जब से वो मोती मुझे मिली है,
जंगल से डरावनी आवाज आना खत्म हो गई। उस मोती के आते ही मैं इस बारे में उससे पूछूंगा। जीतू, ओ जीतू, किस सोच में पड़ गए? कुछ भी नहीं, ये तो कुदरत का खेल है। इसे हम मामूली इंसान नहीं समझ पाएंगे, इसलिए कुछ बातों को बिना टोके जाने देना चाहिए। तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। खुशी की बात तो यह है कि अब हमारे गांव में कोई खतरा नहीं। गांव के लोग बिना डरे रात में निकल सकेंगे। जंगल के रास्ते से बेफिक्र होकर शहर जाएंगे। अच्छा मुखिया जी, अब मुझे अनुमति दीजिए। बाजार खुलने का समय हो गया है। मैं मिट्टी के बर्तन बेच आता हूं। तुम तो बहुत मेहनती हो जीतू। जाओ जाओ, अपना काम करो। मैं तुम्हारे काम में अड़चन नहीं बनूंगा। मुखिया से बात करने के बाद जीतू अपने घर जाकर सारे मिट्टी के बर्तन एक टोकरी में रखकर बाजार चला जाता है। और दुकान लगाकर ग्राहकों को बुलाने लगता है। ले लो, मिट्टी के सुंदर सुंदर बर्तन ले लो। ऐसे बर्तन आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। ये मिट्टी के बर्तन खास आप लोगों के लिए इस कुम्हार ने बड़े ही प्यार से बनाया है। ले लो, मिट्टी के बर्तन ले लो। ये बर्तन तो बहुत अच्छे और मजबूत लग रहे हैं। चलो तनिक सामने जाकर देखते हैं, पसंद आया तो ले ही लेंगे। बहन जी आइए, ये बर्तन ले लीजिए। मैं बर्तनों का ज्यादा दाम नहीं लगाता हूं, तो आपको मोल भाव की चिंता ही नहीं होगी। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम्हें क्या लगता है हम लोग महंगे बर्तन नहीं खरीद पाएंगे? हम लोग क्या तुम्हें गरीब दिख रहे हैं? चलो बहन, इस आदमी को तो बात करने की तमीज ही नहीं है। अरे नहीं, रुकिए, आप दोनों गलत समझ रही है। मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो केवल आप दोनों की शंका दूर कर रहा था। हमें खूब समझ आता है तुम व्यापारियों का नाटक। ऐसा बोलकर पहले ग्राहक को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर अपनी ओर आकर्षित करते हो, उसके बाद अपने हिसाब का दाम लगाकर अपना व्यापार करते हो। हाँ, हमें अब इस दुकान से कुछ नहीं खरीदना। चलो बहन यहाँ से, व्यापारियों की कमी नहीं है, हम दूसरी दुकान से बर्तन ले लेंगे। रुकिए, मैं आपके हिसाब से ही दाम लगाऊंगा। भोनी के समय ऐसे नाराज होकर मत जाइए। ग्राहक भगवान के समान होते हैं। रुकिए। जीतू उन्हें चिल्ला चिल्ला कर रोकने की कोशिश करता, पर वो दोनों औरतें उसके दुकान से बिना कुछ खरीदे चली जाती हैं। उसका पूरा दिन बिगड़ जाता है और एक भी बर्तन नहीं बिकता। शाम को वो निराश होकर पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। क्या हो गया जीतू? मैं कुछ दिनों के लिए चली क्या गई? तुम तो रोने लगी। रोना बंद करो और अपनी किस्मत से लड़ना सीखो। मैं क्या अपनी किस्मत से लड़ूं? मैं तो इससे हार ही मान चुका हूं। मैं करना कुछ चाहता हूं पर हो कुछ और ही जाता है। कोई भी चमत्कार मेरे भाग्य को बदल नहीं पाएगा। आज मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब अपने साथ लाई हूँ। ऐ चमत्कारी मोती, तुम अचानक कहाँ गायब हो गई थी और इतने दिनों तक मुझसे छुपी क्यों रही? मैं उस दुनिया में गई थी जहाँ मेरा निर्माण हुआ था। वहाँ मुझे तुम्हारे सारे राज पता चले और मैं तुम्हारी असली पहचान भी ढूंढ लाई हूँ। जल्दी जल्दी बता दो, मैं सच जानने के लिए बहुत व्याकुल हो रहा हूँ। कल दिन में जब सूरज ठीक आसमान के बीचों बीच होगा, तब तुम मंदिर पहुंच जाना। वहां तुम्हें सारे रहस्य पता चल जाएंगे। ठीक है, मैंने इतना इंतजार किया तो एक दिन और सही। कम से कम तुम इतना तो बता दो कि जंगल में जो कुछ हो रहा था वो सब क्या था? जंगल में जिस दिन से आवाजें आने शुरू हुई, उस दिन से मैं उस जंगल में वास कर रही थी। वो सब मेरा ही जादू था।
ताकि कोई रात में जंगल ना आ जाए, गलती से किसी की नज़र मेरे ऊपर ना पड़ जाए, तो मजबूरन मुझे उसकी अच्छी बुरी सारी इच्छाएं पूरी करनी पड़ती। मैं समझ ही गया था कि वो तुम्हारा ही जादू होगा। अच्छा, मुझे एक और बात पूछनी थी। जीतू जादुई मोती से पुजारी के बारे में पूछने ही जा रहा था कि उतने में मोती गायब हो जाती है। लो, फिर से चमत्कारी मोती गायब हो गई। लगता है मुझे कल ही सारा सच पता चलेगा। अगली सुबह जीतू मंदिर जाने के लिए निकल गया। पर रास्ते में रतन उसे रोककर उसकी बेइज्जती करना शुरू कर देता है। कामचोर कहाँ जा रहा? बेशर्मों की तरह कर्ज ले लिया, अब वापस देने में मौत आ रही है तुझे? मेरे पैसे वापस कर, मुझे आज ही मेरे सारे पैसे चाहिए। शर्म तो तुझे आनी चाहिए। तुम मुझसे अब तक बहुत पैसे ब्याज के रूप में ले चुके हो। तुम्हारा कर्ज तो मैंने कब का चुका दिया। मुझसे जुबान मत लड़ा, सीधे सीधे मेरे पैसे दे दे, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुम बहुत झूठे हो। मैं तुम्हारी गुलामी से बचकर निकलने जा रहा हूं, इसलिए तुम ऐसा नाटक कर रहे हो ना। तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तुमसे नहीं डरता। तो ठीक है, अब तुम मेरा बदला देखो। रतन गुस्से में था। वो पहले से ही अपने साथ कुछ गुंडे लेकर आया था। फिर वो उन्हें जीतू के ऊपर हमला करने को कहता है। तभी एक तेज रोशनी से उन सब की आंखें जलने लगती हैं। रतन अंधा हो जाता है। सभी गुंडे हार कर भाग गए। ये क्या हो गया? हे भगवान, मेरी आंखें चली गई, मैं अंधा हो गया, मुझे बचाओ। ये तेरे कर्मों का फल है दुष्ट। तूने जो किया उसका अंजाम तुझे भुगतना ही था। आज वो दिन आ गया जिस दिन तूने अपनी बुराई की हद पार कर दी और मेरे बनाए हुए नेक इंसान को चोट पहुंचाने की कोशिश की। रतन को उसके किए की सजा मिल जाती है। जीतू समय होते ही दौड़ता हुआ मंदिर पहुंचता है, जहां वो चमत्कारी मोती और पुजारी उसका इंतजार कर रहे थे। मैं आ गया पुजारी जी। ऐ चमत्कारी मोती, कृपया अब तो मुझे बताइए वो खास रहस्य। आज वो दिन आ गया जब सारे राज से पर्दा उठेगा। तुम्हें तुम्हारे जीवन का सत्य पता चलेगा। जीतू, तुम्हें याद नहीं तुमने अपने बचपन में किसी और की गलती अपने सर लेकर भलाई का काम किया था? कौन सी भलाई? कैसी गलती? बहुत साल पहले भगवान के बनाए एक दूत ने अपने जादू का गलत इस्तेमाल कर लिया था, जिसकी सजा उसे मिली और उससे सदा के लिए जादू छीन लिया गया। वो एक मामूली इंसान बन गया। हाँ, और तुमने अपने बचपन में उसकी तकलीफ समझी, उसके पछतावे से भरा आंसू देखा और उसके लिए भगवान से प्रार्थना करने लगे, जिसके फलस्वरूप उस दूत को उसकी जादुई शक्तियां वापस मिल गई। पर उसके बदले तुम्हें कड़े इम्तिहान देने का हुक्म मिला। तो फिर उस दूत का क्या हुआ और उस बात से अभी के चमत्कार का क्या लेना देना? तुमने उस दूत को इंसानी रूप में रोता हुआ देख और प्रभु से प्रार्थना की कि उसकी सारी मुश्किलें दूर हो जाएं और उसे माफी मिल जाए। इसलिए भगवान ने एक मासूम बच्ची की पुकार सुनी और उस दूत के आगे शर्त रखी कि जब तक उस बच्चे को उसकी असलियता ना पता चले, वह दूत वापस स्वर्गलोक नहीं आ सकता है। तुम एक सच्चे और अच्छे इंसान हो जो निस्वार्थ सारा काम करते हो, इसलिए तुम्हारे इस जन्म के बाद तुम्हें दूत बना दिया जाएगा जो लोगों की भलाई के लिए काम करेगा। अच्छा पुजारी जी, आप ये तो बताइए कि आपको ये रहस्य कैसे पता चला? इसलिए क्योंकि वो दूत जिसकी तुमने मदद की थी वो कोई और नहीं बल्कि मैं था। आज मैंने भगवान का हुक्म पूरा कर दिया, तुम्हें तुम्हारी पहचान बता दी।
अब से तुम भी एक दूत हो। इस इंसानी शरीर को छोड़ने के बाद तुम्हारे पास भी जादुई शक्तियां आ जाएंगी। मेरा लक्ष्य यही था कि मैं तुम्हें सब सच बता दूं। अब हमें स्वर्गलोक लौटना होगा। ये धरती पर तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबतें नहीं आएंगी, क्योंकि रतन को उसके किए की सजा मिल चुकी है। जीतू, तुम्हारा दिल से शुक्रिया। तुमने अपनी मासूमियत में मेरी मदद की। मैं सदा तुम्हारा आभारी रहूंगा। भगवान का एक और वरदान तुम्हें मिला है। आज से तेरे हाथों में चमत्कार होगा। तो जो भी बर्तन बनाएगा वो बेहद खूबसूरत बनेगा। लोग खुद ब खुद उसकी खूबसूरती से आकर्षित होकर बर्तन खरीदने आ जाएंगे। इतना बोलकर वो चमत्कारी मोती और पुजारी गायब हो जाते हैं। जीतू मुस्कुराकर आसमान में देखते हुए कहता है, ऊपर वाले तेरा खेल निराला, तू अद्भुत लीलाएं रचता है। एक पल को तू इम्तिहान लेकर इतना तोड़ता है कि लोग हिम्मत हारने लगते, और दूसरे ही पल तू उम्मीद की नई किरण जिंदगी में ला देता है। तू धन्य है प्रभु, तू धन्य है। अब जीतू खुशी खुशी मेहनत से बर्तन बनाता और वो बर्तन खूबसूरती के कारण तुरंत ही बिक जाते, जिससे जीतू की आर्थिक जिंदगी में सुधार आ जाता और वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगता।